पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के बादल और ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक प्रस्ताव सामने आया है। इस प्रस्ताव के तहत रूस ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अपने यहां रखने के लिए तैयार है। यह बड़ी बात कहती है। इसको लेकर पुतिन का साफ साफ कहना है कि रूस इस मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच एक मध्यस्थता की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा और कहा कि रूस के पास ईरान का यूरेनियम रखने का अनुभव है, क्योंकि 2015 के परमाणु समझौते के दौरान भी मॉस्को ने इसी तरह की मदद की थी। पुतिन ने ईरान का बचाव करते हुए यह भी कहा कि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि तेहरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण मकसद और ऊर्जा जरूरतों के लिए है। असल में मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच रूस ने एक पीस प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस पीस प्लान की प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की कड़ी निगरानी में होगी। इसको लेकर पुतिन का कहना है कि यदि सभी एक पक्ष सहमत हो तो ईरान अपना यूरेनियम ऐसे मित्र देश को निर्यात कर सकता है, यानी दे सकता है जिस पर उसे भरोसा है, यानी इशारा अपनी तरफ कर रहा था। ऐसे अमेरिका की चिंताएं भी दूर होंगी कि ईरान इस यूरेनियम का इस्तेमाल हथियार बनाने में कर सकता है। ये जो टेंशन थी अमेरिका को, रूसी राष्ट्रपति ने साफ किया कि उनके पास 3 सूत्रीय प्लान तैयार है। पहला, यूरेनियम की मात्रा की सटीक गणना करना। दूसरा, इसे पूरी तरह IAEA की नियंत्रण में रखना। और तीसरा, IAEA की देखरेख में ही पूरे काम को व्यवस्थित करना। इसके अलावा रूस ने भी यह भी प्रस्ताव दिया है कि वह इस उच्च संवर्धित सामग्री को नागरिक परमाणु रिएक्टरों के ईंधन में बदल सकता है। इससे रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम को भी लाभ होगा और दुनिया को परमाणु हमले के खतरे से राहत मिलेगी। अब यहां समझना यह जरूरी है, क्योंकि असल में ईरान के पास मौजूद यूरेनियम का भंडार होना एक तरह से देखें तो दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी शुद्धता का स्तर बहुत ज्यादा है, करीब करीब 60% के आसपास बताया जा रहा है। एक आंकड़ों की माने तो ईरान के पास लगभग 450 किलोग्राम यूरेनियम ऐसा है जो 60% तक संवर्धित है। परमाणु विशेषज्ञों का मानना है कि 60% की शुद्धता से हथियारों के लिए जरूरी 90% शुद्धता तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। मतलब ईरान अपने पास इतनी मात्रा में यूरेनियम एनरिच्ड कर चुका है जिससे वो आसानी से परमाणु बम बना सकता है। इसके अलावा ईरान के पास 20% शुद्धता वाला 1000 किलो और 3.6% शुद्धता वाला करीब 8500 किलो यूरेनियम भंडार भी मौजूद है। यानी सीधे शब्दों में समझे तो ईरान परमाणु बम बनाने से मात्र कुछ कदम दूर है। और यही वजह है कि अमेरिका और रूस जैसे एटम पावर वाले देश ईरान को रोकना चाहते हैं। अब इन दोनों देशों का इसके पीछे मकसद क्या है, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पुतिन के प्रस्ताव पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर पुतिन इस विवाद में इतने सक्रिय क्यों हैं, इतने एक्टिव क्यों हैं, इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हो रहे हैं या इसके पीछे कोई और रणनीति है? या फिर अगर तेहरान को वॉशिंगटन के मुकाबले मॉस्को पर ज्यादा भरोसा है तो क्या ईरान अपना यूरेनियम भंडार रूस को सौंपेगा? इन्हीं सारे सवालों को लेकर एक विशेष पैनल के साथ चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ईरान एटम बम बनाने से कुछ कदम दूर किस तरह से वो समझने की जरूरत है। ईरान के पास करीब करीब 450 किलोग्राम यूरेनियम जो बताया जा रहा हूं मौजूद है। इसमें 60% तक यूरेनियम संवर्धित होना चिंता का विषय है अमेरिका के लिए, जो लगातार वो डरता हुआ अमेरिका नजर आ रहा था। साथ ही साथ 60% तक यूरेनियम संवर्धन परमाणु हथियार के लिए जरूरी बताया जाता है। संवर्धित होने वाले चिंता का विषय। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 20% शुद्धता वाला करीब 1000 किलो यूरेनियम जो है वो मौजूद है और 3.6% जो शुद्धता वाला यूरेनियम है वो करीब बताया जा रहा है कि 8500 किलो यूरेनियम वो मौजूद है। अब मिडिल ईस्ट पर रूस के पीस प्लान में क्या है वो भी समझने की जरूरत है। उसको समझते हैं, इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि क्यों इतनी दिलचस्पी रूस का
देखने को मिल रहा है। पुतिन साहब जो आपको नजर आ रहे हैं, इतने इंटरेस्टेड क्यों नजर आ रहे हैं, ये समझना जरूरी है। ईरान अपना यूरेनियम मित्र देश को निर्यात कर सकता है, ये पुतिन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। जिस मित्र देश पर भरोसा हो उसे निर्यात करेंगे, क्योंकि इस पूरे युद्ध में रूस किस तरह से मदद कर रहा है ईरान की किसी से छिपा नहीं है। और इसीलिए दूसरी तरफ वो अपने आप को आगे रख रहा है रूस, कि ये कोशिश कर रहा है कि उसके पास आए, लेकिन इसके पीछे की मंशा भी जरूरी है। यदि सभी पक्ष सहमत हो तो इस पर विचार किया जा सकता है। सभी पक्ष से इशारा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज को लेकर कि उनसे बातचीत जो है वो पुतिन साहब कह रहे हैं कि उनसे बातचीत हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि वो उनको भी मना ले जाएंगे और फिर अमेरिका को भी शायद मनाने में कामयाब हो जाए। इस वजह से वो ये मान रहे हैं कि अब वो समय आ गया है, इस पीस प्लान को तैयार किया गया तो इसे लागू कर दिया जाए और इसका फायदा लेते हुए पुतिन साहब नजर आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट पर रूस के पीस प्लान में यही सब जो है इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन रूस ईरान की दोस्ती इतनी खास क्यों है, वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि रूस ईरान का सबसे करीबी मिलिट्री पार्टनर है। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को ड्रोन भी दिए थे। साथ ही साथ रूस ईरान को यूएस मिलिट्री टारगेट्स की जानकारी दे रहा है और यूएस वॉरशिप और एयरक्राफ्ट की जानकारी दे रहा है। ईरान यूएस फोर्सेस पर बेहतर अटैक प्लान कर सकता है। ये दोस्ती इसलिए खास है क्योंकि ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। सैटेलाइट से ईरान को हाई रेजोल्यूशन इमेज मिल रही है। यानी लबोलबाब ये है कि अभी तक जो युद्ध चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान का, उसमें रूस पूरी तरह से इन्वॉल्व है और मदद करता हुआ नजर आ रहा है। ये दोस्ती जो है वो जय वीरू के इस टाइप में देखने को मिल रही है। चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय फटाफट करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल एस के मलिक, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं, और प्रियंका यादव हमारे साथ कुछ ही देर बाद जुड़ेंगी राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में। रूस से हमारे साथ वो जुड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे मेजर जनरल राजन का। सर, अब जो समझने की जरूरत है वो दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस दोस्ती की आड़ में क्या वाकई रूस इतना एक्टिव जो नजर आ रहा है यूरेनियम को लेकर, इसके पीछे भी कोई कहानी है? धन्यवाद आपके ने इसको इनवाइट किया मुझे। सर आपको बीच में रहो, हमारे साथ करोड़ी सिंह जी भी जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर कंटिन्यू करिएगा। धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया और को पैनलिस्ट को भी जय हिंद मेरी तरफ से। देखिए, रशिया और ईरान की एक स्पेशल रिलेशनशिप है और ये आज से नहीं है, बहुत सालों से है। और जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे ऑलमोस्ट 20-25 साल पहले ईरान के ऊपर, तो रशिया और चाइना ऐसे दो देश थे जिसने ईरान का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए आज इसको, ईरान को अगर बेल आउट करना है, इस जो ये कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, एग्रीमेंट नहीं हो रहा है और जो नेवल ब्लॉकेड हो रहा है, तो रशिया ने एक सुझाव दिया है जरूर कि सर ये वाकई क्या पीस प्लान है या अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने की एक कोशिश, कैसे देखें इसको? देखिए, इसको आने वाले वक्त में इसको रशिया एक डोमिनेंट रोल प्ले करना चाहता है इस वेस्ट एशिया में, और डोमिनेंट रोल प्ले करने के लिए इसको, ईरान एक ऐसा देश है जो रशिया का इस रोल को इसको आगे लेके जा सकता है और इसको आने वाले वक्त में होने वाला भी है। अगर आप देखें कि ये जो जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं, यहाँ पर एक सोच आ चुकी है कि वो जो अमेरिका का साथ उनको भारी पड़ रहा है, और ये चीज एक क्लैरिटी के साथ कुछ देशों ने अभी जाहिर भी करी है, और बाकी देश भी आने वाले वक्त में उनको भी रियलाइज होगा कि अमेरिका का साथ होते हुए भी उनको उस तरीके की प्रोटेक्शन नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि देखिए, इसमें ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए इस इशू को। एक बेसिकली एक रशिया की पहल है कि अगर, बिकॉज इसको आप देखिए, इसको यूनाइटेड स्टेट्स और कोई इसको सुझाव को सुनने वाला नहीं है। उसको जीरो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान में चाहिए,
और वो जो 450 केजी की बात हो रही है, 60% से ज्यादा, वो किसी भी हालत में इसको अमेरिका इसको ईरान में नहीं रख सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। जी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने एक प्रपोजल तो दे दिया कि रशिया को दे दो, जो आपके पास फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है एक यूरेनियम को एनरिच करने के लिए, वो तो अभी भी आपके पास है। तो आने वाले वक्त में जो आपने 20% वाला भी बताया है, जी। वो 20% वाला भी 60% तक आ सकता है। और ये जो आईएई की आप बात कर रहे हैं ना, पहले भी आईएई इनके इंस्पेक्शन करता था, तो ये हर एक चीज उनके सामने आती नहीं है, कुछ क्लैंडस्टाइन भी काम ठीक है, होते हैं। ठीक है सर, ठीक है, आता हूं, वापस आता हूं। मलिक साहब, इतना इंटरेस्ट रूस का, पुतिन साहब का देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि पीस प्लान मैंने बना दिया है, मैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज से मेरी बन रही है, अगर मैं उनसे बातचीत करूंगा तो शायद चीजें ठीक हो जाएं और अपना जो यूरेनियम है ईरान हमें सौंप देगा। ये इतना आसान है क्या बोल देना और सारी चीजें कर लेना? अमेरिका नाराज होगा या अमेरिका इसको किस तरह से लेगा? आशीष जी, आपको, आपके दर्शकों और सभी को पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, जो रूस का ये शांति प्रस्ताव है, ये एक प्रपोजल मात्र है और ये पहली बार नहीं हुआ। पहले भी रूस ने ऐसी इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है जो कि अमेरिका को भी मान्य नहीं हुई, ईरान को भी मान्य नहीं हुई। सीधी सी बात यह आती है कि देखिए, जैसे कि वे जन कोचर बता रहे थे कि आज आप उनसे 450 केजी ले लोगे तो वो 1000 केजी को 60% पे ले आएंगे। बात यह है कि जब टेक्नोलॉजी आपके पास है तो आपके पास ये मैटर नहीं करता कि कितनी क्वांटिटी आप हैंडओवर करते हैं। और पहली बात तो मुझे यही नहीं लगता कि ईरान हैंडओवर करने के लिए तैयार होगा। जिस चीज को उसने इतनी सालों की मेहनत के बाद अपने एसेट्स बना के बनाया है और उसका मिशन साफ है, उसका मिशन न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाना है। ये लोग जो मीडिया में कह रहे हैं जी उसका कोई इरादा नहीं है, कैसे इरादा नहीं है? 60% किस लिए लेके आए हो आप? देखिए, ईरान को मदद न्यूक्लियर में अमेरिका ने भी की है, बुशहर में रशिया ने भी की है, टेक्नोलॉजी में एक तरह से चाइना ने बहुत मदद की है, और इससे पहले जो एक तरह से देखा जाए इलीगल तरीके से वो पाकिस्तान से AQ खान एपिसोड आपने सुना होगा, उससे भी बहुत मदद हुई है। ईरान हर उस देश से लेने के लिए ललायत रहता है, चाहे टेक्नोलॉजी हो या सेंट्रीफ्यूज हो और या फिर मटेरियल हो इटसेल्फ, यानी यूरेनियम जो 232 होता है, क्योंकि उसको वो संवर्धित करके एनरिच करके अपने उसके लिए लाना का प्रोजेक्ट है ये। और प्रोजेक्ट ये है कि हम जिस दिन एटॉमिक पावर बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, उस दिन हम बार्गेन करने की एक मजबूत स्थिति में खड़े होंगे वर्ल्ड के सामने। तो पूरा पूरा गेम यहां पर है। कारण ये है कि उनको देखा है कि आज रशिया और यूक्रेन में यूक्रेन हमेशा से लोअर पायदान पे क्यों खड़ा है, क्योंकि यूक्रेन ने वो गलती की, उसने अपने इतना न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा उस टाइम जब सोवियत संघ टूटा था रशिया के हाथों दे दिया था, और आज उसी चीज को लेकर वो बैकफुट पर है। और ईरान ये समझता है कि जब तक उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं आएगी, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, न्यूक्लियर पावर इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो वर्ल्ड पे उस प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा हो सकता जहां पे आप हार्ड बार्गेनिंग करते हैं, खासकर महाशक्तियों के साथ। दूसरी बात एक और ये देखिएगा, अभी ईरान बार बार कहता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। वहां के जो खमेनी साहब थे जिनको की मार दिया गया, उन्होंने वहां पे बताते एक फतवा जारी किया था कि ये हमारी उसके खिलाफ है, हकीकत के खिलाफ है। अगर खिलाफ किए तो फिर ईरान ने रोका क्यों नहीं अपना प्रोग्राम? देखिए, सिंपल सी बात है, इस बात को घुमा फिरा के करने के बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं। सीधी सी बात है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा अनलेस उसको इनकैपेसिटेट कर दिया जाए। वो किस कारण से होगा, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई वैल्यू है। और ये बात सिर्फ रशिया इस टाइम ये कर रहा है क्योंकि उनको एक तरह से ट्रंप साहब का पर्दे के पीछे सहयोग मिल रहा है यूक्रेन के इश्यू पर। तो वो इस बात को बीच में एक रिश्ता लेके अपने स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा यही एक वजह है एक बैलेंस में रखा। आप रशिया को यूक्रेन की युद्ध के लिए मदद मिल रही है पीछे से, और इस वजह से इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, या वाकई पुतिन का जो ये बयान है वो एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग का एग्जांपल है? कैसे देखें इसको? इतने बोल सकते हैं इन्वॉल्व होते हुए पुतिन साहब जो है इसको लेकर नजर आ रहे हैं। 2015 का भी उन्होंने बात के उदाहरण दिया। देखिए आशीष जी,
पहले भी रसिया का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले भी 2015 में जो संधि हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, उसमें भी रसिया वाज ए गारंटर और उसने यूरेनियम को रखा भी था। तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो वो विश्वसनीयता जो रसिया पे है, रूस पे है, वो है। अभी डेनमार्क की एक एजेंसी ने एक सर्वे किया है, उस सर्वे में अमेरिका पे जो भरोसा का सर्वे है कि किस देश पे ज्यादा भरोसा है विश्व के अन्य देशों का, उस 86 देशों के का सर्वे हुआ, उसमें 76% लोग रूस और चीन पे ज्यादा भरोसा करते दिख रहे हैं। कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ बनिस्पत के अमेरिका पे। अमेरिका का पे भरोसा का आलम यह है कि वर्स्ट 5 जो कंट्रीज हैं उसमें अमेरिका है। पीछे से 5वां पोजीशन है नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, इजराइल और अमेरिका जैसे देश पीछे से हैं। तो ये देखिए अमेरिका पे भरोसा अभी विश्व के देशों का जो हाल है। रही बात रूस की, तो बेसिकली रूस का ये जो पिछले यूक्रेन वार से 4 साल से ज्यादा से ये युद्ध चल रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड वार 2 में जिसकी विजय पे वो विक्ट्री डे मनाता है और जिसमें रूस के राष्ट्रपति ने ये स्टेटमेंट दिया है, वो वर्ल्ड वार 2 भी 4 साल रूस ने उसमें भाग लिया था और विजय हुए थे एक बड़ी कीमत चुका के। 2,70,00,000 लगभग सोवियत सिटीजन्स उसमें मरे थे। तो आज ये विक्ट्री डे पे एक तरह से वो अपनी याद दिलाना और अपनी साख को भी और आगे बढ़ाना, क्योंकि अगर ये मेडिएटर का रोल अगर रसिया करता है, यहाँ पे देखिए मध्यस्थ का रोल, उससे उसका स्ट्रेचर पूरे विश्व में बढ़ेगा और जो उसकी दुर्दशा यूक्रेन वार से पिछले 4-4.5 साल के अंदर हुई है, उससे थोड़ी सी निजात पाने में, एक अच्छी छवि बनाने में रशिया को हेल्प मिलेगा। कुछ उसके फायदे डायरेक्ट होंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों फायदे उसको दिखेंगे। एक तरफ छवि उसकी तो होगी ही होगी, दूसरी तरफ यूरेनियम अगर वो लेता है तो उसके कुछ फायदे होंगे। तीसरी तरफ वो उसका जो गल्फ के बाकी देश हैं वहां भी, चूंकि रसिया का स्टेक सिर्फ ईरान से नहीं है, आप ध्यान दीजिए यूएई, सऊदी, हर किसी गल्फ अरब के देश और पूरे कह लीजिए आपकी मिडिल ईस्ट के देशों से भी रसिया के अच्छा रिलेशन रहे हैं। तो एक उसको अच्छे रिलेशन, वो इसी वजह से तो कह रहा है सर कि मैं इनसे बातचीत कर लूंगा, मना लूंगा, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन रोड़ा कहीं ना कहीं अमेरिका, मतलब अमेरिका इस चीज के लिए राजी होगा नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है ना। करोड़ी सिंह जी का मैं रुख करता हूं। 2015 न्यूक्लियर डील की वापसी क्या लगती कि इतनी संभव है, और साथ ही साथ अमेरिका इसको कैसे लेगा, इस बयान को कैसे देखेगा? देखिए आशीष, जिस आप 2015 के डील की बात कर रहे हैं, ट्रंप उससे कोई बेटर डील करना चाहते हैं। लेकिन आप और हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये सिम्प्टोमेटिक इश्यूज हैं, ये बुनियादी इश्यू नहीं है। बुनियादी इश्यू क्या है कि दुनिया में पहले 5 जो सुपर पावर हैं या जो परमानेंट मेंबर हैं वो न्यूक्लियर पावर होते थे। उसके बाद 9 न्यूक्लियर पावर स्टेट हो गए हैं। लेकिन ईरान को लेके इतना, पहले अमेरिका ने रोग स्टेट डिक्लेयर किया, अब ये हम सब डेमोनाइज कर रहे हैं ईरान को। तो ईरान का मुद्दा इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है, दूसरे देशों के मुद्दे इतने हाईलाइट क्यों नहीं हुए, ये बुनियादी सवाल है। जहां तक डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है न्यूक्लियर वेपन्स का, उनमें केवल साउथ अफ्रीका है जिसने अपनी स्वेच्छा से न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म किया है, एक ही है, तो इसके अलावा किसी देश ने खत्म नहीं किए हैं। और आज की स्थिति है न्यूक्लियराइजेशन की, जो न्यूक्लियर कंट्री हैं वो कितने सिंसियर हैं डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए। अगर वो सिंसियर हैं, स्टार्ट जो ट्रीटी थी रशिया और अमेरिका के बीच में, उसको 2 महीने से ऊपर हो गए, लैप्स हुए। रशिया ने अमेरिका को कहा कि इसको अपन 1 साल का एक्सटेंशन कर लेते हैं, फिर नई ट्रीटी करेंगे और दूसरे देशों को भी सम्मिलित करेंगे कि दुनिया के लिए खतरा न हो। अमेरिका एग्री नहीं हुआ। तो इस पूरे मामले को हम केवल एक आइसोलेशन में एक इश्यू को लेकर समझने की कोशिश करें तो नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें 3 डायमेंशनल अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। और आप कहेंगे 3 डायमेंशनल अप्रोच क्या है? एक तो अलग अलग देशों के भौगोलिक और आर्थिक हित इस क्षेत्र में, वेस्ट एशिया में और ईरान में किस तरह के हैं। दूसरे यह है कि राजनीतिक और रणनीतिक हित अलग अलग देशों के
किस तरीके हैं, चाहे छोटा देश हो बड़ा देश हो। और तीसरा एक सभ्यता ही मामला है कि किस तरह से पर्शियन सभ्यता जो इस्लामिक ओरिएंटेशन लेके दुनिया की दूसरी सभ्यताओं के लिए क्या चैलेंज हो रहे पोज कर रही है। और इसके लिए हम दो आधार पे देख सकते हैं, एक तो वर्तमान स्थिति क्या है, तात्कालिक स्थिति क्या है, दूसरा यह है कि हमारा इतिहास का एक्सपीरियंस ईरान के साथ अलग अलग देशों का क्या रहा है। देखिए 79 तक इजराइल और अमेरिका ईरान के साथ थे और इवन मोसाद ने और CIA ने वहां सवाक फोर्स तैयार की थी, जैसे IRGC है वैसी ही। और जब 53 में वहां ऑयल कंपनीज का नेशनलाइजेशन किया, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको डिस्प्लेस किया गया और उस समय इजराइल ईरान के साथ था, सब अरब कंट्रीज इजराइल के अगेंस्ट में थे। तो उसके बाद ये सब परिवर्तन क्यों हुआ है, तो हमें डीपर क्वेश्चंस में जाना चाहिए, नहीं कि ये इश्यू। लेकिन जो तात्कालिक इश्यू आपने रेज किया है उसका जवाब ये हो सकता है कि देखिए ईरान रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अभी जो ईरान के विदेश मंत्री गए, पुतिन ने कहा कि पिछले हफ्ते मेरे पास आपके सुप्रीम लीडर की चिट्ठी भी आई थी। हाँ। और हमारे और आपके रणनीतिक रिश्ते हैं। तो अगर रशिया के पास रहेगा जो एनरिच्ड यूरेनियम है तो उसको इंटरनेशनल। सर इसीलिए तो मैंने पूछा कि वाकई प्रस्ताव जो है वो पीस प्लान है या रणनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रहा है रूस। देखिए आशीष, दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है। कोई भी राष्ट्र पीस प्लान देता है तो उसका कहीं न कहीं रणनीतिक हित होता है। ऐसा नहीं है कि पीस प्लान कोई ह्यूमैनिटेरियन पर्पज है, ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं होता है। हर देश का अपना राष्ट्र हित होता है। तो रशिया का रणनीतिक हित भी है और पीस प्लान लेके वो अपने ईरान के जिस तरह से दोस्ताना रिश्ते हैं वो ईरान को अभी कोलैप्स होने से बचाना चाहता है। और हो सकता है क्योंकि अमेरिका पे जिस तरह से दबाव है, रशिया और चाइना से कंबाइंड जो दबाव है उसमें अमेरिका एग्री हो जाए। दूसरा अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और तीसरा इस जिस तरीके से अमेरिका इस पूरी जंग में फंस गया है उससे वो निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। ठीक है कोचर साहब, इस चीज से एग्री हो रहे हैं आप कि एग्जिट प्लान नहीं है लेकिन अब उसे निकलना है, तो शायद इसी बहाने वो बाहर निकल जाए। देखिए ये जो ऑफ रैंप हम बात करते हैं ना, एग्जिट प्लान, ऑफ रैंप, ये सारी चीजें जी, ये अभी सिचुएशन पहुंची नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। देखिए वो जाना तो चाहता है पर जो अभी सिचुएशन है, जिस तरीके से इसको ईरान अभी एक इसको अड़ा हुआ है, जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रही है, जिस तरीके से आपको याद होगा 28 फरवरी को जब ये अटैक हुआ था, जो पहली ब्रीफिंग थी पीट हेग्सेथ की, वो एक व्हाइट हाउस मेमो उसने उस टाइम पे निकाला था। उसमें 4 ऑब्जेक्टिव उसने साफ किए थे और उसमें एक आपका न्यूक्लियर था, एक मिसाइल्स थी, एक इनकी प्रॉक्सी की ताकत को इसको खत्म करना था और चौथा इनका नेवल पावर को खत्म करना था। तो अभी जो हम समझ पा रहे हैं इस लड़ाई के बाद, आज हम ये इसको देख रहे हैं, इसमें इसको एक भी ऑब्जेक्टिव अमेरिका का पूरा नहीं हुआ, तो किस मुंह से वो एग्जिट करेगा आज। इसीलिए हम देख रहे हैं इसको। मेरी रीडिंग सिचुएशन की है कि ये जो ब्लॉकेड है ये काफी देर तक रहेगा, बिकॉज अभी ये जो अगला नेक्स्ट वीक जो इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही है, अभी एक इसको अनाउंसमेंट आ रही है कि इसको इस्लामाबाद में टॉक्स होंगी। वहां पे खाली 4 मुद्दे हैं डिस्कशन के, और ये वाले जो मुद्दे जो मैंने आपको बताए ये तो है ही नहीं है डिस्कशन। अब पहला मुद्दा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, दूसरा इसको मुद्दा है नेवल ब्लॉकेड को साफ करना, तीसरा मुद्दा है कि कोई भी आपकी कमर्शियल वेसल्स है उनके ऊपर आपका अटैक नहीं करना, और चौथा है जो सैंक्शन ईरान के ऊपर लगे हैं, इसको ईरान के ऊपर लगे उसको एक पार्शियल आपको खोलना है, जैसे कि डीप फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट। आपको याद होगा जब फर्स्ट राउंड की टॉक्स हो रही थी तो अमेरिका मान गया था कि $6 बिलियन के जो एसेट्स है ईरान के, वो उसको डिफ्रीज करेगा। अब इसको ईरान इसको चाहता है कि पहला एक्शन अमेरिका का हो ये टॉक्स स्टार्ट होते हुए डिफ्रीजिंग ऑफ देयर अकाउंट्स, वो उनकी पहली डिमांड है। तो आप देखिए
अब पूरा स्ट्रक्चर डिस्कशन का चेंज हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैज बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका बना है बिकॉज ये ग्लोबल प्रॉब्लम जो इसको लेके आया है, और खास तौर पे जितने भी एलाइज अमेरिका के जीसीसी कंट्रीज, वो बहुत दबाव है उसके ऊपर। यूरोपियन यूनियन का भी दबाव है बिकॉज यूरोप भी अफेक्टेड है, एनर्जी उनकी क्राइसिस है, उनके पास और कोई ज्यादा सोर्सेज नहीं है जाने के लिए गल्फ से, उनके पास इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी होती है काफी हद तक। तो इसको मुझे ये लग रहा है कि अभी एक ऑफ रैंप की स्टेट या एग्जिट प्लान की स्टेट अमेरिका के पास नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहा है मौका भी वापस जाने का, अभी उसके पास ऐसे कोई प्लान्स नहीं है वापस जाने के लिए, बिकॉज जब तक वो दुनिया को दिखा नहीं सकेगा कि जो एग्रीमेंट में उसने इसको ईरान को झुकाया है और जिस तरीके से उसने अपनी असेंडेंसी क्रिएट की है, वो इतनी जल्दी इसको यहां से नहीं जाने वाला। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है, ये ब्लॉकेड करने का मकसद यही था, इसका मकसद यही था कि इसको ईरान को जितना उसको प्रेशर में डाला जाए कि वो इनके एग्रीमेंट्स और इनकी शर्तों के ऊपर कायम हो जाए। ठीक है मलिक साहब, रूस का मीडिएटर बनना, ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करना है? नहीं आशीष जी, मुझे ऐसा नहीं लगता ज्यादा, और मैं इसको बहुत ज्यादा अभी सीरियसली नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ये मात्र एक रूस की तरफ से अपने को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए, खासकर इस संदर्भ में एक तरह से उनका एक सुझाव मात्र है। और मुझे इसमें नहीं लगता कि अमेरिका इसमें सहमत होगा या इवन ईरान भी सहमत होगा। हालांकि ईरान का रिकॉर्ड रूस के पक्ष में पुराना जरूर है, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि चलो मैं मुद्दे पर आता हूं, ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए इसको स्टेटमेंट को साइड में रखते हैं। ठीक है। ईरान, अमेरिका, इजराइल इस टाइम अपने जो उसका ऑब्जेक्टिव था उसको लार्जली दबा के एक तरफ बैठा है। हालांकि वो अमेरिका के साथ ही है हमेशा। अमेरिका किस मुंह से वापस जाएगा, उसको अभी नवंबर के अंदर इलेक्शन भी फेस कर रहे हैं, किस मुद्दे पर, यानी किस पायदान पर बोलेगा कि मैं जीत कर आया हूं, या अपने लोगों के अंदर एक सम्मानजनक स्थिति को पेश करेगा। आप भूलिए मत, जब ट्रंप साहब बोलेंगे कि मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं शांति प्रस्ताव कर रहा हूं, इसका मतलब समथिंग सीरियस इज गोइंग ऑन बिहाइंड द पर्दा। और ये जब चीजें चलती हैं, आप इनको यानी आप जियोपॉलिटिक्स को अगर समझते हैं जो लोग, वो इस बात को देखते हैं कि पर्दे के पीछे इस टाइम ईरान अमेरिका भी चल रहा होगा, रशिया अमेरिका भी बात चल रही होगी, रशिया ईरान भी बात चल रही होगी, इवन चाइना के साथ भी बात चल रही होगी। लेकिन इनमें से क्या मैटराइज करेगा, यानी छन के क्या चीज जो फिल्ट्रेट मिलेगा, वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जो बाहरी सतह पर जो वक्तव्य आ रहे हैं ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि हम किसी बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। हॉर्मुज का जो एक ब्लॉकेड डाला हुआ देखा जाए तो ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। ईरान भी हॉर्मुज को एक तरह से बहुत शार्प वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और जिसके लिए पूरा इकोनॉमिक खतरा हो गया पूरा जीसीसी कंट्रीज को, ऊपर सऊदी से लेकर नीचे तक, बहरीन तक, नीचे तक ले लीजिए। क्योंकि जब तक इन कंट्रीज को शामिल करके इनकी सुरक्षा ईरान नहीं देगा, किसी भी समझौते का मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टिकने की गुंजाइश है। दूसरी बात यह है कि आप हॉर्मुज को आप भले ही आप समझौता का इंटरनेशनल और उसका यूनाइटेड नेशंस का दे सकते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉटलनेक है, ऐसे कई और बॉटलनेक्स है। अगर यहां पर ईरान कामयाब होता है अपनी चीजों को पुश करने में, तब कल मलाका स्टेट का भी नंबर आएगा, कल पनामा का भी नंबर आएगा, फिर हो सकता है स्वेज, जो कि ओलोकी इसमें मिस्र ऑलरेडी क्योंकि मैन मेड है, बहुत एफर्ट्स के बाद स्वेज को क्रिएट किया गया था, उसमें लगता हो सकता है उसका भी चार्ज बढ़ जाए। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि ईरान ने एक और फ्रंट के अंदर फ्रंट खोल डाला है। अब वो कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के तहत पानी के नीचे से जितनी 7 जो मेन चैनल्स हैं, जो इंटरनेट केबल्स हैं, उन पर मेरा आधिपत्य होगा, उन पर भी मैं चार्ज करूंगा। तो देयर इज नो एंड, इन चीजों का कोई एंड नहीं होगा। और ये चीजें सब चीजें ये एक नियर फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे समय की तरफ इशारा करती है। जी आशीष। ठीक है सर। अजिताभ जी, अमेरिका
की हम बात कर रहे हैं और सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हम जान रहे हैं, अभी तक क्या चीज़ें चल रही वो हमने देख लिया। सर ने भी इशारा कर दिया कि अब आधिपत्य की तरफ इशारा करता हुआ ईरान नजर आ रहा है, खासकर जो केबल्स हैं जिसके जरिए पूरी दुनिया जुड़ी हुई है और बहुत आसानी से काम हो रहा है, खासकर डेटा के मामले में। लेकिन अगर रूस इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है तो जो रणनीतिक लाभ की बात सर कह रहे थे वो तो है ही है, लेकिन अब क्या इसको अमेरिका बहुत आसानी से मानने को तैयार रहेगा कि ठीक है रूस की एंट्री है और ये अगर मान मुनव्वल करके चीजें कर दे रहे हैं तो ठीक है, ये हो जाने दीजिए? लग रहा है आपको ऐसे? देखिए आशीष जी, ये रूस ने कोई पहली बार ये प्रपोजल दिया है ऐसा नहीं है। 1 महीना पहले भी रूस ने इस तरह की बातें की थी। तो रूस की तरफ से ये प्रस्ताव और मीडिएशन का और ये तो पहले से भी आता रहा है, बट अमेरिका इसको मानने के लिए पहले भी तैयार नहीं हुआ है और अब भी तैयार होगा, इसमें डाउट है। लेकिन ये अमेरिका से ज्यादा मुझे राष्ट्रपति ट्रंप की जो कह लीजिए हठधर्मिता है वो यहाँ आड़े आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने तो पिछले बार भी रूस के साथ ही ये किया था और रूस ने रखा भी था। तो ऐसा नहीं है कि रूस का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए और रूस के साथ जो अमेरिका के रिलेशन पहले रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के आने से ये एक तरह से कह लीजिए ये डिफरेंशिएटर का काम कर रहे हैं और डिवाइडर का भी काम कर रहे हैं और इनकी वजह से ये सारा पेच फंसा हुआ है। एक तरफ तो ईरान को हॉर्मुज में आप कह लीजिए वाटरवेज और आईवेज, डिजिटल और ऑयल दोनों तरह का संकट वो क्रिएट करने की स्थिति में है, किसी भी हालत में हॉर्मुज को छोड़ने से रहा वो। अब उस पे टोल लगाने की बात, और सिर्फ वो हॉर्मुज में टोल दोनों तेल के लिए, व्यापार के लिए, और इवन अब वो तो कह रहा है कि जो हाईवेज हैं, जो इंटरनेट केबल्स हैं, उस पे भी वो टोल लगाने की बात कर रहा है। तो अमेरिका इतना अभी वीक पोजीशन में आ गया है, उसके पास सिर्फ एकमात्र विकल्प दिख रहा है, वो है युद्ध का। युद्ध में ऑलरेडी वो मात खा चुका है। अमेरिका ने ईरान की बर्बादी तो की है, तबाही की है, लेकिन ईरान अभी भी 2 न्यूक्लियर महाशक्तियों इजराइल और अमेरिका के बीच में खड़ा है, तन के खड़ा है। तो इतना आसान नहीं है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ट्रंप को एक सेफ ऑनरेबल एग्जिट चाहिए और वहां पे कहीं ना कहीं उनको आना पड़ेगा, पीछे बातचीत करनी होगी, निगोशिएशन, डिप्लोमेसी और डायलॉग ही एकमात्र विकल्प उनके लिए बच रहा है। नहीं तो जो एंड गेम कहते हैं अभी उनके लिए यही देख रहा है कि यथास्थिति बनी रहेगी, हॉर्मुज पे कंट्रोल बरकरार रहेगा, ईरान की छवि पहले से और निखर के और मजबूत होके आएगी और ये अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में, वर्षों में और ज्यादा चैलेंजिंग होगा। ठीक है किरोड़ी सर, जिसकी तरफ अजताब जी ने इशारा किया, डिप्लोमेसी की बात हो रही है, क्या यही एकमात्र रास्ता बचा है? क्या ईरान अब भी डिप्लोमेसी पर निर्भर करता है? उसे लगता है कि यहीं से जो है समाधान हो सकता है या इसके जरिए ही रास्ता निकल सकता है? देखिए आशीष जी, ईरान ने बातचीत से या कूटनीति से कब विड्रॉ किया? ईरान पिछले साल जून में भी कूटनीतिक तरीके से समझौते में शामिल था। इस साल फरवरी में 27 फरवरी तक जो बातचीत चल रही थी जेनेवा में, ईरान उसमें शामिल था और उसी पीरियड में इजराइल ने एग्रेशन किया और स्ट्राइक की और अमेरिका ने उसको फॉलो किया। ये स्थिति बन गई और वो 40 दिन ऐसी स्थिति चली रही। फिर अमेरिका ने यूनिलेटरली ये कहा कि हम सीज फायर करते हैं, कोई फॉर्मलाइज नहीं हुआ सीज फायर का एग्रीमेंट। तो अब ईरान का ये कहना था कि हमने तो रिटालिएशन में स्ट्राइक किया था, अगर इजराइल और अमेरिका स्ट्राइक नहीं करेंगे तो हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकली वो सीज फायर हो गया। तो अब स्थिति क्या हो सकती है? क्योंकि हॉर्मुज को अमेरिका और ईरान दोनों ने बंद कर रखा है और विक्टिम पूरी दुनिया के देश हैं और कुछ देश तो इतने ज्यादा विक्टिम हो गए हैं कि वहां इमरजेंसी लगानी पड़ रही है ऑयल को लेके और दूसरी महंगाई की चीजों को लेके, कॉमन मैन है वो सड़कों पे है। तो ऐसी स्थिति में जो तात्कालिक प्रॉब्लम है वो क्या हो सकता है? अभी बातचीत हो तो आणविक से पहले, परमाणु से पहले अभी जो बातचीत हो सकती है इस्लामाबाद में, वो 2 मुद्दों पे हो सकती है। एक तो जो सीज फायर है उसको फॉर्मलाइज किया जाए महीने भर के लिए या 40 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, और उस दौरान आगे बातचीत शुरू हो। एक तो ये इस पे सहमति बन सकती है। दूसरा, हॉर्मुज को खोलने की बात है, लेकिन खोलने में ईरान ने जो हॉर्मुज को लेके एक अथॉरिटी बना के पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बना दी है, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है
और ईरान ये मान के चलता है कि जो 27 फरवरी को होर्मुज स्ट्रेट था उस कंडीशन में नहीं जाएगा। इसमें ईरान और ओमान का कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा, क्योंकि ओमान के और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं और ईरान के विदेश मंत्री ऑलरेडी ओमान की अभी विजिट कर चुके हैं, पहले मीडिएट भी कर रहा था ओमान। और मुझे लगता है कि दोनों में, ओमान और ईरान में कहीं न कहीं कोई सहमति है होर्मुज को मैनेज करने के लिए। तो फिर तीसरा कंट्री इसमें बीच में नहीं आ सकता अगर दोनों में सहमति है तो होर्मुज को लेके विवाद हो सकता है। पहला मुद्दा है जो सीज फायर है, इसको कंटिन्यू करें, फॉर्मलाइज कर दें, उस पे सहमति बन सकती है। होर्मुज पे टेंटेटिव कोई सहमति बन सकती है कि परमानेंट नहीं, टेम्परेरीली अमेरिका और इजराइल दोनों थोड़े समय के लिए खोल दें, और तो जो दुनिया के देशों का संकट है वो कम हो सके। लेकिन ईरान ने इसके साथ साथ जो जहाज वहां रुके हुए हैं और जहाज में जो लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, उनके लिए ईरान ने कह दिया है कि अगर किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी है या मैरीटाइम रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो ईरान के बंदरगाहों का यूज कर सकता है, हमारे यहाँ बंदरगाह पे आ सकते हैं। जहाज में जो हैं वहाँ के क्रू मेंबर्स, उनको कहीं कोई दिक्कत न हो। तो ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर भी ईरान ने दिखाया है। अब आगे बातचीत, देखिए रशिया का प्रपोजल है वो इमीडिएटली टेकअप नहीं होगा, इसमें इट विल टेक टाइम। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही हैं। एक शी जिनपिंग और ट्रंप में मीटिंग हो रही है, और दूसरी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हो रही है। और इन दोनों मीटिंग से क्या निकल के आता है, मुझे लगता है कि रशिया के प्रपोजल से ज्यादा ये दोनों मीटिंग इंपॉर्टेंट होंगी कि इनसे क्या निकल के आता है। निश्चित रूप से ट्रंप है शी जिनपिंग के साथ मेन मुद्दा यही होगा। और ब्रिक्स में अभी पिछले महीने ही ब्रिक्स के डिप्टी विदेश मंत्री हैं और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मीटिंग दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बनी। एक चेयर के ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए थे। तो हो सकता है कि विदेश मंत्रियों की बैठक हो, उसमें कोई सहमति बने और एक प्रस्ताव दें, क्योंकि एक देश के प्रस्ताव से जो ब्रिक्स देशों का बहुत बड़ा ग्रुप है और जिसमें ईरान खुद मेंबर है, अगर उसकी तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो डेफिनेटली उसकी वैलिडिटी होगी और वो बातचीत में कंसीडर भी किया जाएगा। हो सकता है उधर से कोई रास्ता निकले, होर्मुज का भी और आगे ईरान अमेरिका का जो संकट है उसका भी निकले। लेकिन समस्या वहीं अटक जाएगी कि इजराइल को लेके, क्योंकि इजराइल इसमें कहीं सम्मिलित नहीं है पूरी प्रक्रिया में। तो मेन एक्टर है वो तो इजराइल है। बिल्कुल। और अमेरिका में कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम इस वक्त इजराइल कहीं ना कहीं कर रहा है, जो लोगों को समझ में तो आ रहा है, लेकिन ट्रंप को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये पता नहीं, ये बहुत सोचने वाली बात है। खैर कोचर साहब, आपने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और नाकेबंदी का जिक्र किया और करोड़ी सिंह जी ने भी उसी चीज की तरफ इशारा किया है कि पहले इन चीजों पर बातचीत होनी चाहिए, फिर तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन बात वहीं टिक जाती है विश्वास पर, मध्यस्थता पर। क्या अमेरिका रूस की मध्यस्थता को लेकर विश्वास जताएगा? ये भी तो अपने आप में एक सवाल है। ये बहुत अच्छा सवाल है आशीष जी। देखिए, जैसे ही रशिया को प्रोमिनेंस मिलेगा इस पीस टॉक्स में, अमेरिका की इमेज नीचे जाती है। बिकॉज अभी जो एक प्रोजेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप की कि अमेरिका वो दावे के साथ कहते हैं कि मैंने 10 युद्ध रुकवाए हैं अभी तक, और नोबेल पीस प्राइज की भी बात होती है। जहां पे रशिया को प्रोमिनेंस मिलेगा वो आई थिंक अमेरिका के लिए और उसकी इमेज के लिए, और स्पेशली वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में जो उसकी स्टैंडिंग है उसके लिए आई थिंक घातक रहेगा। इसीलिए इसको अमेरिका इस प्रपोजल को एग्री नहीं करेगा, बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल। और दूसरा है कि आने वाले वक्त में भी ये जब यूरेनियम अगर रशिया के पास आ जाता है, सपोजिंग एक हाइपोथेटिकली हम बोलते हैं कि ये जो पहल है इसको रशिया की सक्सेसफुल होती है और ईरान भी मान जाता है, बिकॉज ईरान और रशिया में ट्रस्ट है, तो ये एक पॉसिबिलिटी आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो इसको मान भी जाता है तो एक स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग पावर इसको रशिया के पास मिल जाती है आने वाले वक्त में अमेरिका से। ये यूरेनियम जब उसके पास आ जाएगा, तो ये सारे पहलू हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रपोजल को विड्रॉ कर लिया। बिकॉज एक टाइम पे
वो एक स्टेटमेंट आई थी कि हम शायद एग्री कर जाएंगे, पर अभी जब जैसे जैसे इसके ऊपर डिस्कशन हुआ होगा उनके एडवाइजर के साथ और प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हुए होंगे, शायद अभी यूनाइटेड स्टेट्स एग्री नहीं हो रहा है इस प्रपोजल के लिए, तो आई डोंट थिंक ये वाला जो पहल है इसको रशिया की एक्सेप्ट की जाएगी। और दूसरा है कि इसका अभी इसको वे आउट किया है, जो मैं कुछ जर्नलिस्ट थे ईरान से, उनसे बात कर रहा था, तो एक वे आउट जैसे नजर आ रहा है कि एक मोरेशियम रख दिया जाए, मोरेटोरियम के अगले 5 या 10 साल पीरियड इसके बीच में डिसाइड होगा। इसको कोई भी आपकी एनरिचमेंट जो भी है इसको ईरान की तरफ से नहीं होगी, और कुछ सिक्योरिटी गारंटीज के साथ, बिकॉज इस चर्चे पे बातचीत चल रही है, बिकॉज डेडलॉक है। इस डेडलॉक को कैसे दूर किया जाए, एक ये तरीका इसको बोला जा रहा है। दूसरा ये तरीका ये भी बोला जा रहा है, इसके साथ साथ एक इसको अमेरिका और इजराइल को सिक्योरिटी गारंटीज देनी पड़ेगी कि जब तक ईरान अपनी इसको ये जो एनरिचमेंट को रोकेगा, इसको ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। तो एक और इसके साथ लिंक्ड है सिक्योरिटी गारंटीज। अब कौन ये गारंटीज देगा और कौन एनफोर्स करेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको मुझे लगता है कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो सामने आ सकते हैं वो रशिया एंड चाइना, बिकॉज यूएन के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते एनी लॉन्गर, बिकॉज यूएन कोई बात पूरे भरोसे की तो है सर, वही तो मैं कह रहा हूं कि वो ट्रस्ट आएगा कहां से, वो उसकी खाई बहुत गहरी हो चुकी है। चाहे रशिया अमेरिका का जो मैंने जिक्र किया कि अमेरिका उस मध्यस्थता को स्वीकार करेगा नहीं करेगा, उस पर रशिया को लेकर वो विश्वास करेगा नहीं करेगा, ये बड़ा सवाल है, इसको भी समझने की कोशिश की मैंने। लेकिन मलिक साहब का मैं रुख करता हूं। मलिक साहब, सैंक्शंस की भी तो लड़ाई है, और अगर ईरान सैंक्शंस को लेकर रो रहा है और उसे सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में ये बात भी तो इस चाल के जरिए या इस पीस प्लान के जरिए या जो पुतिन ने कहा उसके जरिए कोशिश है कि सैंक्शंस वाला जो रोना धोना है उसको साइड कर दिया जाए और सैंक्शंस हटाने में मदद मिले ईरान को थ्रू रशिया। आशीष जी, इस चीज को समझने के लिए मेरा मानना है, ये साइकिल बड़ा विशियस साइकिल है। जब तक हम इस साइकिल को नहीं समझेंगे, हमें सॉल्यूशन की मतलब हम भले ही डिस्कस कर रहे हो, हमें कहीं से भी कोई नुक्ता नहीं मिलने वाला है जी। ईरान की जो शर्तें हैं वो दिनों दिन और कड़ी होती जा रही हैं। बातचीत के लिए ट्रंप साहब की मैं इस बात से कतई एग्री नहीं करता कि डील डील डील। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए आप एग्रीमेंट की भाषा पे आइए, जहां दोनों देशों में रेस्पेक्ट फील होता है, वहां की जनता दोनों राष्ट्र अध्यक्ष को अपनी जनता को मुंह दिखाना पड़ता है, और वो दिखाने के लिए एक रेस्पेक्ट दोनों कंट्री के बीच नजर आना चाहिए पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के लेवल पर। अभी ईरान चाहता है कि मुझे गारंटी दीजिए कि मेरे पास मुझ पर कोई अटैक नहीं होगा। एट द सेम टाइम ईरान चाहता है कि मैं प्रॉक्सी को जो फ्यूल है, ऑक्सीजन है, पैसा है, हथियार है, देना बंद नहीं करूंगा। आज इजराइल चुप बैठ गया कि उसने काफी कुछ अचीव कर लिया अपने लोकल एरिया में, अपने थिएटर में। इजराइल की आज जो मार है उसके कारण ईरान के जो एसेट्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। यानी हिजबुल्लाह, अंसार अल्लाह, हुती जिसको कहते हैं, और हमास, ये तो इजराइल की इकोनॉमी है, उसके हितों को एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। इस ईरान को अपना एक्टिव फोर्स, एक्टिव एसेट्स, एक्टिव वेपन एम्प्लॉय करने ही नहीं पड़ते। तो देखा जाए, जब तक ये तीनों के तीनों जो एच हैं ये शांत है, इजराइल शांत है। लेकिन ईरान कहता है कि मैं इनको मदद देना बंद नहीं करूंगा, तो मोमेंट जैसे ही इनसे हरकत होती है इजराइल एक्टिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कहानी यही टूट जाती है। अब आते हैं एनरिच यूरेनियम के ऊपर। मुझे लगता है ये एनरिच यूरेनियम, ये जो प्रोसेस चल रही है, ईरान इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। करेगा भी तो ये इसके साथ चतुराई से ऐसे क्लॉज डलवा लेगा जो 15 में इसने जुड़ाए थे कि जी IAEA का अगर कोई भी नुमाइंदा आता है तो हमको कम से कम 3 हफ्ते यानी 22 दिन का समय दिया जाए। अरे 22 दिन के समय में आप अपने फिजिकल मटेरियल को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हो। तो IAEA आएगा, देख लीजिए क्या है, वो आके चले जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है, आप अपनी जो भी आपने एनरिच किया है उसको छुपाने का आपने अच्छा स्कोप डाल लिया।
ईरान का और रशिया का जग जाहिर एक अच्छा रिश्ता रहा है, नो डाउट। पहले भी जैसे वक्ताओं ने बताया है, पहले भी उन्होंने साथ दिया है। और आप मानिए ना मानिए, मुझे तो साफ साफ गुट दिखते हैं, पूरी दुनिया को दिख रहे हैं। शायद मुझे लगता है हमारे वक्ता सबको दिखते हैं। अमेरिका का गुट है, रशिया, चाइना, ईरान, ये गुट है। देखिए, काउंटर बैलेंसिंग के लिए ये हमेशा बने रहेंगे, ये गुट कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। बात अब यहां आती है कि आपका पूरे, यदि एक मोहल्ले में पहला घर आपका है और आप डंडा लेके बैठ गए हो कि हर कोई एंटर करेगा या जाएगा, पैसे दे के जाइए, तो मैं समझता हूं कि ईरान की ये बहुत बड़ी, अगर ये चाल कामयाब हो गई तो ये बहुत बड़े मुसीबत को जन्म दे देगी वर्ल्ड ओवर। यही नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर। आज ईरान को भी पता है कि अगर ईरान यहां पे समझौता करता है तो उसकी जो अब तक की उसकी जितनी भी पूरे वर्ल्ड में वाही हो रही है, वो सब डाउन द ड्रेन चली जाएगी। यही करने के लिए और बातचीत पर अपने को ऊपर के पायदान पर रखने के लिए IRGC की चल रही है। वहां के जो राष्ट्रपति कह लीजिए, विदेश मंत्री कह लीजिए, वो सिर्फ मुखौटा है, एक सॉफ्ट मुखौटा है, जिसको पूरा वर्ल्ड कहता है जी डेमोक्रेसी के चुने हुए नुमाइंदे हैं ये लोग। वहां पे डेमोक्रेसी वगैरह कुछ नहीं चलती, ठीक है, दिखाया जाता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन भी आते हैं, पर असली चीज वहां पर चलती है वहां के सुप्रीम लीडर की। आज जो भी खैर उसको हेड कर रहा है सुप्रीम काउंसिल को, लेकिन कॉलिंग द शॉट्स इज बीइंग टेकन बाय IRGC। इसलिए IRGC का जब तक दबदबा रहेगा, ये मुझे लगता है कि ये उनका हार्ड स्टैंड कायम रहेगा। इसके रहते जो मैं कहा ना, विशियस साइकिल, ये साइकिल में आप घूमते रहिए, कहीं आपको सॉफ्ट नजर आएगा, फिर हार्ड हो जाएगा। ये मुझे नहीं लगता कि वी आर लीडिंग टू समवेयर एल्स, क्योंकि ईरान ने जो नया पैंतरा चला है ना, कि मेरे यहां से जितने भी ये इंटरनेट केबल जा रहे हैं, पूरी दुनिया को आप देखा रैंसम पे, आप पूरी दुनिया को रैंसम पे ले रहे हो, तो ये कोई बढ़िया बात नहीं। इतना आसान तो नहीं रहने वाला है जिताब जी, जिस चीज का जिक्र सर कर रहे हैं, ये इतना आसान तो नहीं रहने वाला है। और अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, इस ऑफर को अगर हम देख ले भी, या जो सर ने, कोचर सर ने इशारा किया कि अगर हम एक बार को मान भी लें, तो क्या ये बहुत बड़ा गेम चेंजर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में होने वाला है रूस का ये ऑफर? देखिए, रूस का ऑफर कोई ऐसा नहीं है कि उसको अमेरिका नहीं मान सकता है। अमेरिका ने पहले भी माना है, और अब राष्ट्रपति ट्रंप के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। विकल्पों की अगर बात की जाए तो अब हॉर्मुज को भूल जाना होगा, और नए नए रास्ते, नए नए ट्रांसपोर्टर के सिस्टम, चाहे वो ऑयल का ही आप देख लीजिए, अब हो रहा है वो भी। एक तरफ जो UAE फुजैरा पे बार बार ईरान ने जो अटैक किया है, वो देखिए उसकी एक सोची समझी रणनीति के तहत है, क्योंकि फुजैरा एक अल्टरनेटिव सोर्स जो है वो बन के निकला था। वैसे ही सऊदी की, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, करोड़ी सिंह जी का मैं रुक कर पाता, लेकिन समय बहुत कम है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और बात करेंगे कैबिनेट के। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।